कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 5 के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ टॉपिक थैलेसीमिया, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया, एलकैप्टोन्यूरिया, रंजकहीनता, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार अर्थात सिंड्रोम, जिसके अंतर्गत हम आपको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम तथा क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं थैलेसीमिया रोग। यह एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर दुर्बल और काफ़ी कमजोरी महसूस करने लगता है। व्यक्ति हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहने लगता है। सामान्य व्यक्तियों में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी माने लाल रुधिर कणिकाएँ। ये लगभग 120 दिन तक जीवित रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति थैलेसीमिया से ग्रस्त होते हैं उनमें इनका जीवन काल केवल 20 दिन ही रह जाता है। WHO के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में इस रोग से लगभग 1.5 लाख बच्चे ग्रस्त हैं और प्रतिवर्ष 10,000 से 12,000 बच्चे प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं। थैलेसीमिया का जीन अप्रभावी होता है, अतः इस रोग के बच्चे में आने की आशंका तभी होती है जब माता और पिता दोनों विषम युग्मजी हों। यदि माता और पिता में से कोई भी एक सामान्य है तो बच्चे में यह रोग नहीं होता है। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त बच्चों में बार बार रुधिर चढ़ाना पड़ता है। अब हम पढ़ाएंगे हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया अर्थात सिकल सेल एनीमिया। इस रोग में रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने पर रोगी के ज़्यादातर आरबीसी अर्थात लाल रुधिर कणिकाएँ हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना के सिकुड़ने के कारण आरबीसी भी सिकुड़कर हंसियाकार और बेकार हो जाते हैं। इसलिए इस रोग को हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया कहते हैं। इसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह रोग सुप्त जीन के कारण होता है जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। यदि हीमोग्लोबिन की संरचना को देखा जाए तो उसकी ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें से 2 होती हैं अल्फा और 2 होती हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। जीन परिवर्तन के कारण बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 6वें नंबर पर ग्लूटामीन के स्थान पर वैलिन का संश्लेषण हो जाता है, जिसके कारण पहले नंबर का वैलिन और 6वें नंबर का वैलिन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और हीमोग्लोबिन की आकृति विकृत हो जाती है अर्थात सिकुड़ जाती है। ऐसा हीमोग्लोबिन किसी काम का नहीं होता, ना ये ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाता है शरीर में। जब हीमोग्लोबिन विकृत हो जाता है तो इस कारण से आरबीसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, तो पूरी की पूरी आरबीसी भी सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती है और इसीलिए इस रोग को हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। दिखाए गए इस चित्र में पिता सामान्य है जबकि माता संकर है। तो जब इनका क्रॉस बनाएंगे तो इनकी लगभग 50% संतानें सामान्य होंगी और 50% संतानें आंशिक एनीमिया ग्रस्त होंगी। यदि अधिक मेहनत का काम न किया जाए तो संकर अर्थात आंशिक रूप से जो ग्रस्त होता है व्यक्ति एनीमिया से, वो भी सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। अब हम पढ़ाएंगे अगला रोग है एलकैप्टोन्यूरिया। सर्वप्रथम 1902 में गैरोड नामक वैज्ञानिक ने एलकैप्टोन्यूरिया रोग की खोज की और ये कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि एलकैप्टोन्यूरिया रोग की खोज किसने की या गैरोड किस रोग से संबंधित हैं। यह उपापचय की गड़बड़ी से होने वाला एक रोग है। शरीर की कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्लों के उपयोग से संबंधित उपापचय के एक चरण में होमोजेंटिसिक अम्ल बनता है। इस अम्ल को याद रखें आप लोग, होमोजेंटिसिक अम्ल बनता है। जितने भी एलकैप्टोन्यूरिया रोगी होते हैं वो होमोजेंटिसिक अम्ल का आगे विखंडन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण रुधिर में इस अम्ल की मात्रा बढ़ती जाती है और बाद में यह अम्ल रुधिर के माध्यम से संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होने लगता है। जब हमारे शरीर की हड्डियों के जोड़ों में ये अम्ल जमा होता है तो इस कारण से गठिया नामक रोग हो जाता है। और सबसे बड़ी पहचान कि इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों का मूत्र हवा के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। अब हम पढ़ाएंगे रंजकहीनता अर्थात एल्बिनिज्म। आप सभी को ये जानकारी होगी कि हमारे बालों, आँख की पुतली और त्वचा का रंग एक विशेष प्रकार के रंगा पदार्थ के कारण होता है जिसे हम कहते हैं मिलेनिन। उसकी त्वचा में मिलेनिन कण ज़्यादा होते हैं, उसकी त्वचा उतनी ही डार्क होती है। जिसमें मिलेनिन कणों की संख्या कम होती है उसकी त्वचा उतनी गोरी या फेयर होती है। जब मिलेनिन बिल्कुल ही संश्लेषित नहीं होता अर्थात अनुपस्थित हो जाता है तो इस कारण से त्वचा सफ़ेद सी हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आँख की पुतलियाँ रुधिर केशिकाओं के कारण हल्की गुलाबी दिखाई देने लगती हैं। इस दशा को हम रंजकहीनता या एल्बिनिज्म कहते हैं।
हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, आसपास कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनमें रंजकहीनता पाई जाती है। शरीर में मेलानिन, जो कि रंग देने वाला एक रंगा पदार्थ है, मेलानिन रंगा के संश्लेषण हेतु एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। बोर्ड में कई बार इसको पूछा गया है, याद रखें आप लोग, टायरोसिनेज। टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो एक प्रबल जीन के प्रभाव से बनता है। रंजकहीनता उन व्यक्तियों में प्रदर्शित होती है जिनमें दोनों सुप्त जीन मिल जाते हैं, और दोनों सुप्त जीन तभी मिलेंगे जब एक जीन माता से मिले और दूसरा पिता से मिले। लगभग 20,000 लोगों में से एक रंजकहीन होता है। रंजकहीनता की जीन को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित कर सकते हैं और सामान्य जीन को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस चित्र में माता और पिता दोनों ही संकर हैं, अर्थात दोनों में रंजकहीनता का कोई गुण नहीं दिखेगा, लेकिन इनके अंदर एक एक जीन सुप्तावस्था में है, स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ में लगा हुआ है। तो इनकी संतानों में लगभग 25% संतानें सामान्य होंगी, 50% संतानें वाहक होंगी, यानी उनके अंदर एक जीन होगा स्मॉल ए, लेकिन वो लक्षण उत्पन्न नहीं कर पाएगा, और 25% संतानें रंजकहीन होंगी क्योंकि उसमें दोनों स्मॉल ए पहुँच चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार अर्थात सिंड्रोम। जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो इस कारण से शरीर में अनेक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस दशा को हम सिंड्रोम कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डाउन सिंड्रोम, जिसे लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में प्रस्तुत किया था। इस सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, अर्थात ट्राइसोमी कंडीशन हो जाती है। इस दशा को हिंदी में एकाधी सूत्रता भी कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है। इस सिंड्रोम में व्यक्ति का कद छोटा, मंदबुद्धि होती है। इस सिंड्रोम से ग्रस्त अधिकांश सदस्य 16 से 17 वर्ष की आयु में मर जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोई भी डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति 40 वर्ष तक जीवित रहा हो। इनका सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, पैर और हाथों की अंगुलियां छोटी और मोटी, ठूंठदार जिसे कह सकते हैं, मुंह खुला हुआ, आंखें तिरछी, पलकें मंगोलों की तरह, ये सभी लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इस सिंड्रोम में जननांग तो सामान्य होते हैं, लेकिन इस सिंड्रोम से ग्रस्त जो पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं, अर्थात उनमें जनन क्षमता का अभाव होता है। अब हम पढ़ाएंगे टर्नर सिंड्रोम। यह सिंड्रोम केवल स्त्रियों में होता है। आपको पता होगा कि स्त्रियों में 2 एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, XX, और पुरुषों में होते हैं XY। तो स्त्रियों में जो 2 एक्स हैं, इनमें से एक एक्स अनुपस्थित हो जाता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 के बजाय 45 रह जाती है, अर्थात यहाँ पे एक गुणसूत्र कम हो गया, लिंग गुणसूत्रों में से एक एक्स कम हो गया है। इस दशा को मोनोसोमिक या एकल सूत्री कहा जाता है। लगभग 5000 स्त्रियों में से एक स्त्री को टर्नर सिंड्रोम होता है। ऐसी स्त्रियों का कद छोटा होता है, जननांग अल्प विकसित होते हैं, स्तनों का विकास न होने के कारण वक्ष भाग चपटा दिखाई देता है। इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलती है। अब हम पढ़ाएंगे क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। आपने सुना होगा स्त्रियों को XX और पुरुषों को XY से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये इनके लिंग गुणसूत्र होते हैं। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे भी हमें मिल जाते हैं जिनमें XXY लिंग गुणसूत्र आ जाते हैं। अब ये 3 आ गए हैं, XXY। यह गुणसूत्रों की ट्राइसोमी कंडीशन है, लेकिन ये ट्राइसोमी कंडीशन लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित हो रही है। Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लगभग सामान्य पुरुषों जैसा ही होता है, लेकिन एक अतिरिक्त, क्योंकि XXY तो एक X अतिरिक्त आ गया है, उस एक अतिरिक्त X के कारण वृषण अर्थात टेस्टिस और अन्य जननांग छोटे होते हैं। इनमें शुक्राणु भी नहीं बनते हैं, अर्थात ये जनन के योग्य नहीं होते हैं। इनमें स्त्रियों की तरह स्तनों का विकास हो जाता है। इस दशा को गायनिकोमैस्टिया कहा जाता है। लगभग 500 पुरुषों में से एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रस्त होता है। अब समझेंगे सुपर मेल और सुपर फीमेल। ये दोनों नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ है, सुपर मेल यानी मेल से भी ऊपर, लेकिन वास्तविकता में ये दोनों सिंड्रोम का ही एक रूप हैं। सुपर मेल अर्थात अति नर और सुपर फीमेल अर्थात अति मादा। जब किसी पुरुष में
एक्स वाई वाई लिंग गुणसूत्र उपस्थित हों। अब यहाँ पे एक बार एक्स है और दो बार वाई है, तो एक्स वाई वाई यानी वाई अधिक बार आ गया, इसलिए ऐसे पुरुष को, ऐसे नर को हम अति नर कहते हैं, सुपर मेल कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धू, लंबे, कामुक और गुस्सैल स्वभाव वाले और उग्र प्रवृत्ति वाले होते हैं। जबकि एक्स 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 या इससे भी ज़्यादा हों, एक्स 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 एक्स, तो इसमें दो एक्स स्त्रियों में होते हैं, लेकिन अतिरिक्त एक्स जो आ गए हैं दो के अलावा अधिक आ जाने के कारण ऐसी स्त्रियों को हम अति मादा कहते हैं या सुपर फीमेल कहते हैं। ये सामान्य होती हैं, जनन के योग्य होती हैं, लेकिन ये बुद्धू होती हैं, अर्थात दिमाग से कमज़ोर होती हैं।